स्वागत है आपका दोस्तों बिहार इप्टा के लाइव पॉडकास्ट के 9वें संकलन में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत जुड़ गई हैं जो कि न कि सिर्फ जन से जुड़ी हैं पर गीतों से, कलाकार से, गीत रचना से भी जुड़ी हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने दर्शकों के समक्ष रूबरू करना चाहेंगे मिस शीतल साठे को। मैम, स्वागत है आपका बिहार इप्टा के लाइव पॉडकास्ट में। जय भीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भीम शीतल जी। और दर्शकों को आज हम लोग बताना चाहेंगे कि आज जिस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है जनगीत और आज का समय। लोगों को ये लगता है कि जनगीत शायद बहुत ज़रूरी नहीं है समाज के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहूँ कि ये सरकार या पिछली सरकार और आने वाली भी कई सरकारें जो सबसे ज़्यादा डरती हैं वो हमारे कलम से, हमारे गीतों से ही डरती हैं। अगर गीतों से नहीं डरती तो शायद आज शीतल जी पे, सचिन जी पे, इन लोगों पे कई तरह के आरोप नहीं लगते जो सरकार गीतों से डर के लगाती है। जो सबसे पहला सवाल हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों की पहले भी बातचीत हुई थी, वो ये कि जो कोरोना का भी दौर चल रहा है, सभी लोग अपने घर में बंद हैं, कहा जा रहा है से, लेकिन उसमें जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जितने भी थे, जो लोगों के बीच जाकर परफॉर्म करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा ये मुश्किल का दौर है। वो ना अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जो एक पूरा वैज्ञानिक चेतना का आंदोलन था वो भी एक तरह से ठप पड़ा हुआ है। और खासकर जो आर्टिस्ट जिनका घर ही परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस से चलता था, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा ये मार पड़ी है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या बदलाव अभी आया है, और जब कोरोना का दौर खत्म होगा धीरे धीरे, तब उसके बाद वो कौन सी ऐसी चीज बदल जाएगी जो पहले हुआ करती थी और अब नहीं होगी शायद? नहीं, एक तो ये है कि जनगीत से जुड़े हुए या मूवमेंट से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, तो बहुत सारे कलाकार किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे कलाकार किसी संगठन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फ्रीलांस हैं और जो किसी संगठन से जुड़े नहीं है, फिर भी एक परिवर्तनवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और वो अपना जो घर खर्चा है या फिर अपना जो इनकम है, ये परफॉर्मर से ही आता है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, और उन सभी के लिए एक इस दौर में खड़ी हुई है, जैसे श्रमिकों के लिए खड़ी हुई है, जैसे गरीबों के लिए खड़ी हुई है, जैसे रोज ठेला लगाने वाले हैं, झाड़ू बंद करने वाली जो महिलाएं हैं, और बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलकर ही कुछ काम करते हैं और रोजगारी के ऊपर काम करते हैं, जिनका पेट जो है वो हाथ के ऊपर है, मतलब जब काम करेंगे तब खाएंगे। इस तरीके का जो एक तबका है हमारे समाज में, जिसको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, तो इस श्रमिक वर्ग में कलाकारों का भी शामिल होना बहुत ही सहज है, और उसी सब कलाकारों को आज से गुजरना पड़ रहा है। और उस कलाकारों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि साल भर में अगर वो जनता के सामने नहीं जा पाए तो वो कहाँ से घर चला पाएंगे। इस तरीके का एक दिक्कत पूरे देश भर में, देश में भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उन्हीं की सब की यही हालत है जहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है। बाहर के देशों में बहुत सारे मतलब जो बड़े श्रीमंत, क्या बोलते हैं उसको, अमीर देश है, सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, इम्पीरियलिस्ट जो देश है, उनके लिए ये दिक्कत नहीं है। उनके तो कलाकार, मैंने ऐसे भी सुना था कि पिछले टाइम जर्मनी में शायद एक बड़ा बैंड रास्ते पे आकर, बड़ा बैंड एक ट्रक के ऊपर परफॉर्म कर रहा था और लोग उनको मदद कर रहे थे। तो ये हालात तो हमारे कंट्रीज में नहीं हो सकती। तुरंत लोग आ जाएंगे या फिर सरकार आ जाएगी और वहाँ पे दमन कर देगी। तो ये सब हालात है। तो इकोनॉमिकली अगर देखें तो लॉकडाउन की वजह से इन सभी कलाकारों को एक दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। और ऐसे भी हो सकता है कि कोरोना का ये जो पेंडेमिक है, ये जब चला जाएगा या फिर थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद में अभी हम लोग जो सोशल डिस्क्रिमिनेशंस मतलब फील कर रहे हैं, जो पहले से ही हमारे समाज में है,
ये तो कोरोना के वजह से बहुत उसको एक साइंटिफिक उसको एक मुलामा या फिर एक साइंटिफिक कवर मिल रहा है। सिर्फ सिर्फ साइंटिफिक क्वेश्चन लेके आई है या कुछ फिर बीमारी उस बीमारी का एक माहौल है। ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है हमारे देशों में जो दिख रहा है, मतलब हमारा देश तो एक विशेष कास्ट विशेषता लेकर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जीने वाला देश है। कास्ट की विशेषता को लेकर जी हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। और कोरोना की वजह से मतलब कोरोना का फैलाव ही कुछ जाति कुछ धर्म इस तरीके का सोचने वाला हमारा देश है। और उनका जो जुड़ाव है डायरेक्टली वो भी तो टूट गया है। टेक्नोलॉजी का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा है। सिर्फ इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं, ये भी एक बहुत अहम क्राइसिस है ऐसे मुझे लगता है। जी मैम और इसमें आपने एक बात कही जो कि काफ़ी ज़रूरी है हमें दोबारा करना, दर्शकों को याद दिलाना। जब आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया में जब दलितों ने खाना बनाया लॉकडाउन के टाइम, जब ऑलरेडी इतना छुआछूत चल रहा है, उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना नकार दिया। इससे एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है कि इस तरह का भेदभाव रहा है हमारे समाज में और सदियों से रहा है। और जब आप जैसे जनगीत से जुड़े कलाकार ऐसी बातें करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं इनको, और अलग अलग भाषा में, मराठी में, हिंदी में आप यहाँ आई हैं, आप इंग्लिश में भी एक ऑडियंस को संबोधित करेंगी, तो और जब सरकार आपको बोलती है कि नहीं, जो एक्सट्रीम राइट विंग के लोग हैं ये इनको पॉजिटिव बायस समझकर आपको बोलते हैं कि भाई आप अर्बन नक्सली गाने लिखते हो, आप उनको प्रमोट करते हो, जबकि बात वो नहीं है। तो इस फोरम पे हमारी अपील ज़्यादा उन लोगों से है जो कि इस गाने में पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, इस मूवमेंट में पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं। कि मैम आप एक बार बताएं कि आज के टाइम पर जहाँ भजन और कव्वाली सोशली अप्रोप्रिएटेड है, वो एक स्पिरिचुअलिज्म के तरफ चला जाता है जहाँ जन की ही बात है, और जब हम अभी अपनी जन की बात करते हैं और उसमें नॉस्टैल्जिया नहीं है, उसमें एक कड़वी सच्चाई है, तो उसमें क्यों दिक्कत हो रही है हमें, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं हम? और अगर सुनना है तो किस नज़ाकत से सुने, उसे कैसे समझें? देखिए जी, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये जो सोसाइटी है ये इनबिल्ट अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जो डेमोक्रेसी जानती ही नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट या फिर एक डेमोक्रेटिक संविधान के आधार पर चल रहे हैं। जी। समाज डेमोक्रेटिक नहीं है। समाज कास्टिस्ट है, समाज पैट्रियार्की है, और समाज बहुत सारे के आधार पर चलता जी। है। एक्चुअली सिर्फ समाज की बात नहीं है। हमारा जो स्टेट है, हमारा जो सरकार है जो हमारा देश चलाता है, वो भी बायस्ड है। और वो भी ऐसे देखता है अगर आप भगवान की बात करें, अगर आप भगवान का मुलामा लेकर अगर कुछ बात रखे, तो उसको स्पिरिचुअली और इस टाइप का देखता है। क्रिटिसिज्म जो है किसी भी चीज का, स्टेट का हो या फिर किसी शोषण व्यवस्था का हो, किसी व्यक्ति का हो, ये क्रिटिसिज्म देखने के लिए या फिर सहन करने के लिए एक जो डेमोक्रेटिक स्पेस अपने अंदर होनी चाहिए। स्वभाव के अंदर भी, अपने व्यवहार के अंदर भी, और अपने धोरण और ये सब स्ट्रेटेजीज जो भी शासन उसके अंदर भी होनी चाहिए। आपने अभी जो सभी छात्रों के छात्रों की बात की, तो अभी तो कई छात्र भी लग रहा है लगातार जेल के छात्र। आपने हाल ही में गीत लिखा है छात्रों के गुलाब है। तो हम लोग आपसे गुजारिश दर्शकों के तरफ से अगर ये गीत लोगों को सुनाए।
हाँ जरूर, लेकिन मैं उसके पहले कैसे लिखा गया उसके बारे में उसके बारे में एक मैं 2 मिनट में बिल्कुल मैम। इंट्रोड्यूस करूँ। जब भी जामिया के स्टूडेंट्स पे हमला हो रहा था, पुलिस जा रही थी वहां पे, तो आपने बहुत सारे ऐसे फोटोज देखे होंगे जो यूट्यूब पे आ रहे थे, फेसबुक पे आ रहे थे, कि जामिया के स्टूडेंट्स उनको गुलाब दे रहे थे। मतलब जामिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पुलिस को गुलाब दे रहे थे। तो ये जो गुलाब देना है, ये जो हमारा इंसानियत की बहुत ऊंची मतलब स्तर पे जाके ये जो बिहेवियर है, ये पुलिस समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है। वो लोग लाठियां चला रहे हैं, वो लोग गोली चला रहे हैं, और स्टूडेंट्स उनको गुलाब दे रहे हैं। तो ये जो सोच है, ये जो सत्याग्रही सोच है, और ये जो डेवलप सोच है, इसमें भी एक इनकलाब है। मतलब ये इनकलाब से जुड़ी हुई ही सोच है। मतलब हमारी शांति की भावना है, या फिर हमारी जो एक डायलॉग और क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन की जो भावना है, ये भी हमारी विद्रोह से जुड़ी हुई ही एक भावना है। इस तरीके का वो गाना है। वो गाना में आपको थोड़ा सा गा के बताऊंगी, जो सचिन ने लिखा है, और इसका म्यूजिक मैंने किया है, और गाया भी मैंने। जी, तो दोस्तों पेश है आपके लिए सचिन सर द्वारा लिखित और शीतल मैम द्वारा रचित और गाया हुआ गाना जो गुलाब के नहीं इंकलाब के पेश है आपके सामने। अंग्रेजों से लड़े थे हम, कौन ये देसी साहब है। अंग्रेजों से लड़े थे हम, कौन ये देसी साहब है। आजादी हमारा ख्वाब है, ये गुलाब नहीं इंकलाब है। ये गुलाब नहीं इंकलाब है। ये गुलाब नहीं इंकलाब है। अंग्रेजों से लड़े थे हम, कौन ये देसी साहब है। इतिहास झूठा बोल के, दिलों में जहर घोल के, खतरे में धर्म बोल के, भक्तों की फौज पाल के, आवाम से ही करे जंग, ये कैसा राष्ट्रवाद है। अंग्रेजों से लड़े थे हम, कौन ये देसी साहब है। सवाल थे वे मुला के जवाब अब है मिल गए, लड़ लड़ाई कर पढ़ाई ताले अब खुल गए। जेएनयू जामिया ने लिखी नई किताब है। जेएनयू जामिया ने लिखी नई किताब है। आजादी हमारा ख्वाब है, ये गुलाब नहीं इंकलाब है। ये गुलाब नहीं इंकलाब है। ये गुलाब नहीं इंकलाब है। इंकलाब है। इंकलाब है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम लोग आशा करते हैं दर्शकों को भी ये गाना बहुत पसंद आया होगा। पर जब हम लोग ये गाना सुन रहे थे तो आमिर उस दौरान मुझे एक मैसेज भेज रहा था। तो एक क्वेश्चन है मैम आपके लिए गाने से जुड़ा। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने जो गाना सुना है, ऐसे कई जन की लोग लिख रहे हैं, लगातार गा रहे हैं, अलग
अलग अलग पहले के दौर में गीत होते थे, गीत होते वो सिर्फ प्रोग्रेसिव फ्रंट, वो एक फ्रंट था, लेकिन जैसे जैसे बदलता जा रहा है, कई अलग अलग फ्रंट बनते और जनगीतों का भी एक अलग अलग कि ये जो जनगीत है वो वामपंथी फ्रंट, ये जनगीत दलित फ्रंट, तो ये जो अलग अलग फ्रंट्स बने हैं, तो क्या इससे जनगीतों का आंदोलन मजबूत हुआ है या इससे वो उसका असर कम हो गया, वो कमजोर पड़ा है? नहीं, इस प्रश्न को हम लोग ऐसे अलग अलग ढांचे में नहीं देख सकते। इसके बारे में हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये सच है कि वामपंथियों में या फिर परिवर्तनवादियों में अपने अपने विचारधारा से लेकर मतभेद है, और उससे लेकर उनके संगठन अलग अलग हैं, उनकी पार्टियां अलग अलग हैं, और वो अलग अलग स्थान पे रह के काम कर रहे हैं। अभी इसमें कलाकारों की दिक्कत ऐसी है पार्टी का ठीक है, लेकिन मैं इस विचारधारा की हूँ कि किसी भी कलाकार को एक स्क्वायर या फिर एक चौकट में नहीं देखना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ कलाकार है, तो कलाकार के तरफ भी एक देखने का रवैया हुआ है, अरे ये मार्क्सिस्ट आर्टिस्ट है, ये अम्बेडकराइट आर्टिस्ट है, ये दलित के लिए काम करने वाला आर्टिस्ट है। मैंने कितना ही इंटरनेशनल मतलब कंटेंट मैं लिखूं, मुझे देखने का रवैया एक दलित कवयित्री, एक दलित शाहिर, एक दलित आर्टिस्ट ऐसे ही क्यों रहता है। हाँ, मैंने ज्यादा से ज्यादा दलित समाज की बात की है, ये सही है, ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन तो अपने जो तबके से आए हैं उस तबके से आकर अपने तबके की बात करना, तो उसका लेबलाइजेशन हो जाता है कि ये दलित कवयित्री है, ये अमुक अमुक जाति से आए हैं, तो उनका, तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं कहते कि ये अपर कास्ट के आर्टिस्ट है। जो अपर कास्ट से आते हैं और जो अपर कास्ट से आते हैं और मतलब निचले जाति से आए हुए कलाकारों को हम लोग जल्दी से बोल देंगे कि ये दलित शायर है। लेकिन अगर ओबीसी में से कोई आता है, अब ओपन कास्ट में से कोई आता है, या फिर अपर कास्ट में से कोई आता है, तो उनको हम लोग जाति से उनका उल्लेख नहीं करते। तो इसके पीछे की सोच भी हमें ढूंढनी चाहिए कि ये क्या सोच है हमारे मूवमेंट में भी। तो इस तरीके का जड़ ढूंढना चाहिए, इसकी जड़ क्या है। और आपने जो बताया कि जनगीत की ताकत कम होती है क्या, तो मुझे ऐसे नहीं लगता। तो आमिर, आप जो कह रहे हैं कि जनगीतों की ताकत इस डिवाइडेशन से कम हो जाती है क्या, तो कम ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। लेकिन क्या है कि अगर सभी आर्टिस्ट का एक कोऑर्डिनेशन हो, या किसी भी संगठन के आर्टिस्ट हो, अगर उनके लिए कोई बैरिकेड्स नहीं है मतलब साथ में आने के लिए, तो मुझे लगता है कि जरूर जनगीत की ताकत बढ़ सकती है। अभी अपना अपना आइडियोलॉजी, अपने अपने संगठन, अपने अपनी सोच विचारधारा है, इसमें एक टकराव तो है, और इस टकराव का जनगीतों पे असर होता है। लेकिन इसकी ताकत जरूर बढ़ सकती है अगर आर्टिस्ट लोग जो है वो जो इन सभी बैरिकेड्स को थोड़ा सा बाजू में रखकर अगर साथ में आ सकते हैं। तो एक ऐसा प्रयास हम लोग महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, उसका नाम कला संगीनी है। तो कला संगीनी के माध्यम से हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि आप किसी भी संगठन से जुड़े हो, आप इप्टा के हो, आप किसी भी अम्बेडकराइट पार्टी के हो, या फिर गांधीवादी हो, कोई किसी भी विचारधारा से हो, प्रोग्रेसिव विचारधारा के राइटिस्ट विंग्स के कलाकारों का एक अलग से बातचीत हम लोग कर सकते हैं कि उनके बारे में क्या होना चाहिए। लेकिन एक जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट है
उनके लिए आर्टिस्ट, यूनिटी ऑफ आर्टिस्ट, इस तरीके का हम लोगों ने स्लोगन देकर एक प्रयास कर रहे हैं कला संगिनी के माध्यम से। तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी आपको कि देखिए, अन्ना भाऊ साठे जो कम्युनिस्ट पार्टी में आए, जी सीपीआई में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में वो एंटर हुए, तो उसके पहले महाराष्ट्र में बहुत सारे अंबेडकरी जलसे हुआ करते थे। और उनका एक प्रभाव कॉमरेड शंकर पगारे, कॉमरेड भी ये आरबी मोरे, ये सब लोग देख रहे थे। महाराष्ट्र के कॉमरेड है ये। जी तो ये सब लोग देख रहे थे और उनको ऐसे लगा कि इस तरीके का एक कला पथक हमारे भी पार्टी का होना चाहिए और हमारे लिए भी होना चाहिए। तो ये प्रभाव होता है, मतलब अंबेडकरी जलसाकारों का प्रभाव इन कॉमरेड लोगों के ऊपर गिरा और उनको ऐसे उनकी सोच ऐसी हो गई कि हमें भी एक कला पथक खड़ा करना चाहिए पार्टी के लिए, जो पार्टी का होगा। तो इस दौरान अन्ना भाऊ साठे का सर्चिंग हुआ है और उनको लाया गया है पार्टी में। कह रही ये तो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और एक बहुत मतलब क्या बोलते, एक हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मैम आप मरा हंसने वाली या फिर अच्छा गम अच्छा वो क्या बोलते हैं, मजेदार एक चीज है जी कि अन्ना भाऊ साठे जो है उन्होंने पहला जो एक गाना या फिर पोवाड़ा उसको बोलते हैं, महाराष्ट्र का फोक आर्ट है वो। जी तो वो किस चीज के ऊपर लिखा है? मच्छर जो रहता है ना, मच्छर जी मच्छर पे हाँ, मच्छर पे पोवाड़ा लिखते हैं वो। अच्छा तो उनकी समस्या क्या है, वो माटुंगा लेबर कैंप में रह रहे हैं। माटुंगा लेबर कैंप एक झोपड़पट्टी है जहाँ पे सब मजदूर वर्ग के लोग रह रहे हैं, दलित लोग रह रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं। ये है क्या बोलते हैं उसको, उंदीर लगा है, उंदीर को क्या बोलेंगे आप? उंदीर, झिंगूर, नहीं, हाँ झिंगूर है क्या, आवाज मराठी करता है शब्द है। मैम। नहीं वो चूहा चूहा। अच्छा चूहा 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 तो चूहा जो है वो चूहे बहुत थे, ये है गंदगी है। तो उनके लिए गाने का विषय क्या है देखो, गंदगी, मच्छर। तो वो फेमस हुआ था माटुंगा लेबर कैंप में, अरे ये एक बहुत अच्छा गाना है। तो अच्छा उसके माध्यम से अन्ना भाऊ साठे परिचित हुए कॉमरेड शंकर पगारे जी से। अच्छा और फिर वो आए। तो ये जो एक आपसी जुड़ाव है, ये हमें आगे ही लेकर जाता है। ऐसे मुझे ये एग्जाम्पल से आपको बताना है कि ये जो कलाकारों का आपसी जुड़ाव है, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी को एक बहुत अच्छा कला पथक, जो जिसका नाम लाल बावटा कला पथक था, तो वो कला पथक खड़ा करने के लिए इसका बैकग्राउंड ये है। तो मैम जब कला पथक की बात आती है तो मैम एक आप अभी हमें बता रही थी एक जर्नी के बारे में जो आपकी ख़ास रही, और एक नया गाना आपने बनाया है जो कि जेएनयू के स्टूडेंट्स और उनके जर्नी को दर्शाता है, उसके बारे में बात करता है। और आमिर का भी उससे एक जुड़ा सवाल था। आमिर, मेरा जो अगला एक चीज आपसे जो हम लोग जानना चाहते हैं वो ये कि अभी आपने जो गीत भी गाया जेएनयू के छात्रों के ऊपर, जो है पूरा गुलाब नहीं गुलाब है, तो ये जो जनगीत है, जो हम लोग जनगीत को देखते हैं या पढ़ते हैं, तो पहले जो जनगीतों की परंपरा थी वो एक सेक्ट में था, एक फ्रंट था, प्रोग्रेसिव फ्रंट था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वक्त बदलता गया, तो वो उसमें अलग अलग फ्रंट बनते गए। वामपंथी फ्रंट बना, दलित फ्रंट बना, ये प्रोग्रेसिव फ्रंट आपस में बटे। तो ये जो फ्रंट आपस में बटे, इनके वजह से क्या जनगीतों की ताकत पहले से ज्यादा मजबूत हुई कि अलग अलग फ्रंट से जनगीत गाए जा रहे हैं, या इसके वजह से जनगीतों की ताकत कमजोर हुई है क्योंकि एक डिवाइड लोग हो गए आपस में और एक मतता नहीं रही? नहीं, ये सवाल अच्छा है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे डिवाइडेशन में नहीं देख सकते। जनगीत जो है, तो जनगीत मैं उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगी
कि एक तो है कि जनगीत की शुरुआत जो है तो वो प्रोग्रेसिव लोगों के प्रोग्रेसिव संगठन या पार्टीज उससे नहीं देखना चाहिए। जनगीत तो उससे पहले से है। मतलब जनगीत लोग जब से गाना शुरू किए हैं, लोग जब से काम कर रहे हैं, लोग जब से सामूहिक श्रम कर रहे हैं, जी लोग जब से खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं, उस काल से या फिर उस समय से हम लोग जनगीत को देखना चाहिए। जनगीत का ये जो सिलसिला है वो बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है, जी उसको ऐसे देखना चाहिए। जनगीत का अगर हम लोग आइडियोलॉजीज के परे जाकर अगर विश्लेषण करेंगे तो जो है कि जनगीत गाने वाले लोग कौन है या फिर जनगीत किस तबके से आए हैं। जी अ, हम किसी मंत्र को या फिर हम किसी पूजा को जो हम उसको जनगीत कहते हैं क्या? नहीं नहीं कहते। तब किसी भी मंत्र को, यह गायत्री मंत्र है, जनता से ही आया है ना। जी किसी इंसान ने ही उसको पैदा किया है। फिर भी उसको गायत्री मंत्र को जनगीत नहीं कहा जाता, लोकगीत नहीं कहा जाता। लोकगीत किस चीज को कहा जाता है? लोकगीत जो भी दलित ओबीसी में कुछ कास्ट जो खेती से जुड़े हुए हैं जी और जो भी कारागिर कास्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने काम करते समय जो अपना एक क्रिएशन किया और उनके सामूहिक क्रिएशन को हम लोग जनगीत कहते हैं। ऐसी ही जनगीत की परंपरा जी है। तो जो अलग अलग भाषा में है, अलग अलग राज्यों में है, उसका लोकेशन अलग अलग है, लेकिन कंटेंट एक ही है, थीम एक ही है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका रिलैक्सेशन के लिए हम लोग गाना गा रहे हैं या फिर खुद के एक्सप्रेशन के लिए हम लोग गाना गाना गा गा रहे रहे हैं। हैं। जो भी हम लोग आटा पीसते पीसते हम लोग गाना गा रहे हैं, हम लोग खेत काटते काटते गाना गा रहे हैं, हम लोग खेत बोते बोते गाना गा रहे हैं, हम लोग काम करते करते गाना गा रहे हैं। हम अगर आदिवासी है तो हम लोग हमारा दिन भर का जो श्रम है हम लोग सामूहिक नृत्य करके शाम में गाना गा रहे हैं, या हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा हो रहा है, हमारा एक कल्चर भी बन रहा है उसके उसके इर्द गिर्द। तो ये है। तो जनगीत का लोकेशन क्या है सोसाइटी में? जनगीत का लोकेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लोकेशन में। एक तो एक लाइव मैंने एक बताया था कि मैंने और सचिन ने कुछ पढ़ाई में से हमारी एक इंफॉर्मेशन आई कि पहले वह यज्ञ बनाए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे, और यज्ञ जी में द्विज लोग जो है वो द्विज लोग यज्ञ करते थे। तो यज्ञ देखने के लिए या फिर यज्ञ का जो भोजन है या फिर जो भी यज्ञ में जो होता है, तो वो विधिया होते समय कुछ लोग यज्ञ से बहुत दूर खड़ा होकर, पेड़ के पीछे या फिर बहुत दूर खड़ा होकर यज्ञ देखते थे। तो द्विज जो है, ये जो लोग हैं, उन लोगों को संबोधित करने के जन लोग ऐसे इस तरीके का वो इस्तेमाल करते थे वर्ड। तो जी ये जो जनगीत है, ये जो लोग है, उनको ऐसे भी लोकेट कर सकते हैं हम लोग कि ये जो द्विज नहीं थे और उनका जो म्यूजिक है वो जनगीत है, वो लोकगीत है। तो ये परिवर्तनवादी संगठन वगैरह तो ये अभी 18 सेंचुरीज की बात है, और जनगीत तो बहुत बहुत पहले से चला आ रहा है। मतलब वैदिक संस्कृति के पहले से उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जब जो जैसे विचारधाराएं बनी है, जैसे प्रोग्रेसिव थॉट बने हैं और उसमें अलग अलग विचारधाराओं का बंटवारा हुआ है, उससे कलाकारों का बंटवारा हुआ है। कलाकार बट गए हैं। कुछ कलाकार मार्क्सिस्ट व्यू से गाना लिखेंगे, कुछ कलाकार अम्बेडकराइट व्यू से गाना लिखेंगे, कुछ कलाकार जो है जो गांधीयन है वो गांधी के व्यू से गाना लिखेंगे। ऐसे कलाकारों का आइडियोलॉजी के आधार पर बंटवारा हुआ है, ना कि जी जनगीत का बंटवारा हुआ है। ये दो अलग चीजें हैं, ये इसको हमने देखना चाहिए। आइडियोलॉजीज का बंटवारा है जो कलाकारों के आर्ट में आया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब क्लियरली ऐसे नहीं बोल सकते कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे होना चाहिए कि कलाकार किसी भी पार्टी का हो या उसके जो विचार है, उसके जो खिड़कियां है वो खुली रहनी चाहिए। हर बार नई नई हवा या फिर नए सब विचार जो है वो उसने उसका उसका
मतलब नए विचार उसने लेने चाहिए, उस पे विचार करना चाहिए और फिर अलग तरीके के आर्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो जी बैरिकेड्स है, ये बैरिकेड्स नहीं रहने चाहिए विचारों के, आइडियोलॉजीज के। ये कलाकारों में एक खुलापन जो है, एक जो फ्रीनेस है विचारों के आधार पर, ये अगर रहेगा तो जनगीत में इस तरीके का बंटवारा नहीं हो सकता, या फिर मतलब क्या है कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग कि अगर सभी परिवर्तनवादी आर्टिस्ट का एक एक जुड़ाव हो, एक जी आपस में, तो उस जुड़ाव का मूवमेंट को बहुत फायदा हो सकता है, और उस जुड़ाव से जो कलाकृतियां आएंगी तो वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकती है। जी मैम। एक मैम आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली अभी, जहाँ पर आपने बोला कि गीत लिखने वाले कभी मार्क्सवादी गाना लिखते हैं, कभी अम्बेडकरियाइट गाना लिखते हैं, और कभी भी ऐसा अप्रोच नहीं रहा है जहाँ पर हम लोग साथ होकर एकजुट होकर कोई एक बात कहना चाह रहे हैं। तो मैम हमारा सवाल आपसे ये था कि एज अ यंग ऑडियंस, हम लोग जितनी भी ऐसी हमारी ऑडियंस है जो इस तरफ कदम बढ़ाना चाहती है और समझना चाहती है कि ये डिस्कोर्स कैसे शुरू करें, ये बातचीत कैसे शुरू करें, या इसमें पहला कदम भी कैसे रखें, तो वो मैम पहला कदम क्या होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, हम लोग इस चीज़ को अप्रोच कैसे करें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जी देखिए, सिर्फ समस्या समस्या कहना ये गलत बात है, लेकिन समस्या से मार्ग निकालना और काम करना ये एक अलग बात है, जिसका हमारे सामने सभी के सामने चैलेंज है। तो जी आज का जो यूथ है, ये थोड़ा सा बहुत प्रिजुडाइज ऐसा नहीं है, या फिर एक पोथीवादी विचार का नहीं है। ये यूथ जानना चाहता है कि अगर मैं अम्बेडकराइट हूँ तो मार्क्स क्या कहता है, और मैं हम्म मार्क्स का विचारधारा मैं किस तरीके से स्टडी करूं। या फिर आज का जो यूथ है, वो यूथ ऐसे सोचता है कि अगर मैं मार्क्सिस्ट हूँ तो अम्बेडकर ने क्या कहा है, वो जानने का मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, और वो मैं जानूंगा किसी हिचकिचाहट के बिना। तो हम्म ये जो आज के यूथ का एक जो फ्रीनेस है, या फिर ये जो डेमोक्रेटिक वे है, तो इसको आगे लेके जाने के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसका नाम है कला संगिनी। और जी महाराष्ट्र में हम लोग ये कर रहे हैं। देश के भी युवा इससे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ना भी चाहिए। कला संगिनी का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसका पहला स्लोगन ये है, यूनिटी ऑफ आर्टिस्ट। फिर हम्म ये यूनिटी ऑफ आर्टिस्ट जो है, ये यूनिटी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट की यूनिटी है, ना कि जो राइट फ्रंट के आर्टिस्ट है, या फिर जो जनता के खिलाफ बोल रहे हैं वो आर्टिस्ट है, उनके लिए ये फ्रंट नहीं है। लेकिन जो हम्म प्रोग्रेसिव थॉट वाले आर्टिस्ट है, जो पहले से बटे हुए हैं, उनके लिए यूनिटी ऑफ आर्टिस्ट, और जो संवैधानिक काम करने वाले आर्टिस्ट है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है। और हमें हम्म बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है कि बहुत सारे अलग अलग फ्रंट पे काम करने वाले आर्टिस्ट जब एक साथ आते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, और एक फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं अपने आप में, तो उसका क्रिएटिविटी के ऊपर, या फिर उसका नए क्रिएशन के ऊपर भी बहुत अच्छा असर या प्रभाव हम देख पा रहे हैं। तो हम्म कला संगिनी का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम अभी खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वे है बातचीत खुली करने के लिए। जी तो ये वे सबके लिए खुला है। आप किसी भी आर्टिस्ट को ऐसे लगता है कि मुझे कला संगिनी के प्लेटफॉर्म पर आना है, बात करनी है, फ्रेंडशिप करना है, या फिर कला संगिनी से जुड़ना है, तो उनके लिए ये एक खुला मंच है। बहुत सारे कलाकारों को मैं आपके तरफ से भी अपील करूंगी कि कला संगिनी की जो भूमिका है, या फिर जो विचारधारा है, वो आप जान ले। अगर आपको ये विचारधारा अच्छी लगती है, कल्चरल जी मूवमेंट के लिए कुछ इसमें है ऐसा लगता है, तो आप जरूर कला संगिनी से जुड़ सकते हैं, आपका अस्तित्व रखते हुए भी। मतलब जी आपका खुद मैम। का संगठन, आपका खुद का अस्तित्व रखते हुए भी आप कला संगिनी से जुड़ सकते हैं।
मैम, और बिल्कुल। ये आपने एक बहुत ज़रूरी बात बोली कि अपना अस्तित्व रखते हुए भी जुड़ना। और इस चीज़ पर अभी मेरा और आमिर का एक ख़ास सवाल था आपके लिए कि कितना ज़रूरी है एक ओपन डिस्कोर्स रखना आपने जो बोला एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए, जो भी शायद आर्टिस्ट हो। और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी मे बी बहुत एक हार्ड वर्ड चॉइस है। मैं कहूँगा एक डिफरेंट आइडियोलॉजी का ग्रुप जो कि हमसे अलाइन नहीं करता है, पर वो भी आर्टिस्ट है। वो भी एक्सप्रेस करना चाहता है, पर उनके साथ कैसे बात की जाए। और गानों के माध्यम से, कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से, मैम उसमें कोई गुंजाइश, मैम उसमें क्या पहल रही है हमारी लोकगीत के इस मूवमेंट की? अभी देखिए, मुझे ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं मालूम कि हम लोगों ने मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट के पास जाकर कोई डायलॉग ओपन किया है या फिर कुछ बात रखी है, उनके लिए कुछ जी। प्रोग्राम दिया है। इप्टा के हिस्ट्री में कुछ ऐसे ऐसे पड़ाव है जो कि मेनस्ट्रीम, मतलब अभी जो जिसको हम लोग बॉलीवुड कहते हैं, तो सिने सिने कंट्री कल्चर में, तो जी। उसमें कुछ मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट जो इप्टा से भी खड़े हुए और खुद मेनस्ट्रीम में भी थे, उनका एक डायलॉग था। जैसे अभी देखेंगे कि अमर शेख है जो पूरे पार्टी के कलाकार थे और फिर एक जी। बहुत बड़े जन कलाकार भी बने, जनता में भी बहुत उनको मानना था, जनता भी उसको उनको मानती थी। अन्ना भाऊ साठे है, गवानकर है, तो जी। ये लोग इप्टा से भी जुड़े हुए थे। और इप्टा के बलराज साहनी, एक के हंगल और एक के अब्बास, ये लोग जो थे, आज आज अभी हम लोग अभी शबाना लोग आजमी, इप्टा के आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इप्टा, तो इन इन सभी आर्टिस्ट में एक डायलॉग है, ये हम लोग देख सकते हैं। और लेकिन अभी के फिलहाल के युग में ऐसे मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट जो संविधान आगे लेके जाना चाहते हैं, जो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, या फिर कुछ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते या फिर उसके खिलाफ कुछ काम करना चाहते हैं, इनके जी। लिए अपने पास कुछ प्रोग्राम है क्या? तो इनके लिए अपने पास ऐसे कुछ ठोस प्रोग्राम हमें तो अभी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन सभी आर्टिस्ट से एक अपना डायलॉग होना चाहिए। और उनको उनको ये हम लोगों ने बताना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म के बल पर, या फिर हम प्रोफेशनल है, एन आर्टिस्ट आई एम प्रोफेशनल, ऐसे ऐसे जो बोलते हैं, तो जी। उनसे ये बातचीत करना चाहिए कि आप प्रोफेशनल, आपके प्रोफेशन में आप एक बहुत सारे टाइम पे गलत विचारधारा को भी आगे लेके जाते हैं, तो हम्म। इससे इससे सोसाइटी को एक नुकसान भी होता है। तो ये जो है, तो ये डायलॉग अड्डा होना चाहिए। और आगे जाके मैं एक बात कहना चाहूंगी, जी। जिन लोगों को आपको बदलना है, तो वो सिर्फ मजदूर वर्ग है क्या हम्म। जिनको बदलना है? मजदूर है या फिर खेतीहार है या फिर जो शोषण करने, शोषक लोगों से कुछ बातचीत, हम लोग हमारा डायलॉग जो संघर्ष है, तो उनको हम लोग पार्ट समझते हैं या नहीं समझते, उनसे बात करनी है या नहीं करनी है। जी। मतलब उसमें हम लोग बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं, जिनको बदलना है बुद्ध उन्हीं से बात करता है। जी। तो मतलब जिनको, मतलब अंगुलीमाल शोषण कर रहा है, तो बुद्ध जनता को नहीं बता रहे कि अंगुलीमाल का शोषण मत ये करो, वो एक अलग चीज है। लेकिन बुद्ध डायरेक्टली अंगुलीमाल की तरफ जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो ये जी। जो डायलॉग है, तो बुद्ध का डायलॉग जो है वो शोषक से ज्यादा है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो अभी के हम्म। दौर पर मैं तो ऐसा मतलब मैं प्रयास भी कर रही हूँ कि हम लोग मजदूर के ऊपर गाना लिखते हैं, हम अंबानी के ऊपर गाना क्यों नहीं लिखते? जी। हम लोग मजदूर मजदूर से डायलॉग करने वाला गाना लिखते हैं, हम लोग हम्म। अंबानी से डायलॉग करने वाला गाना क्यों नहीं लिखते? जी बिल्कुल, हाँ, उसको तो सिर्फ मैं लिख रही प्रोपेगेंडा हूँ अभी कहना मराठी में। सही नहीं होगा।
नहीं, मराठी में लिखना, जी मराठी में मैं लिख रही हूँ हाँ कि मैम। मैं मैम मराठी अगर में थोड़ा प्रेमिस गाना। बताएं गाने का कि क्या प्रेमिस है, क्या बातचीत हो रही है। अभी देखो कि जी उसका एक स्लोगन है अंबानी का, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इस जी तरीके का। या फिर अभी लाया है जियो। हाँ, तो दुनिया की बातें, जीने की मरने की बातें, जिनके पास सिर्फ चूसने की फिलोसॉफी है वो लोग हमको बता रहे हैं जीने मरने की बातें, या फिर मुट्ठी में दुनिया करने की बातें जो है। तो दुनिया हम्म मुट्ठी में करना, ये दुनिया क्या आपके आपके क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या आपकी दुनिया? हम्म दुनिया मुट्ठी में कर लो मतलब उसको थोड़ा सा और जनता के भाषा में बोला जाए कि आपके बाप की प्रॉपर्टी है क्या दुनिया मुट्ठी में कर हम्म लो। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी ये बताना चाहिए कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये खुद नेचर है। आप लोग नेचर को मानते हो या नहीं मानते हो? या फिर जमीन देख लिए खाली, पेड़ काट लिए, पानी 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 बिस्लरी में भर दिया, वो तुम्हारा हो गया। वो इस टाइप का एक उनको उनसे डायलॉग करने वाला गाना कि ये पानी आपने देखा उस पे, ये ये लगा दिया। छत्तीसगढ़ की एक पूरी नदी ही बिस्लरी ने खरीद ली थी। उसका नाम क्या है? शिवनाथ, शिवनाथ नाम की नदी है शायद। तो अच्छा, उस पूरी नदी नदी के, खरीद ली। हाँ, तो शायद उस नदी के दोनों तरफ उन्होंने ये लगा दिए। वो लगते रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? रेल्स। कुंपण, कुंपण बोलते हैं मराठी में। तो अच्छा। वो लगा दिए। गांव के लोग नदी का पानी नहीं ले सकते और नदी कंपनी के मालकी की हो गई, और कंपनी उस पे बिस्लरी का वाटर बनाएगी। तो वो नदी किसकी है भाई? नदी वो नदी किसकी है? जो पहाड़ आप खोद रहे हैं और उसका उसका सीमेंट बना रहे हैं, उसका सीमेंट का जंगल बना रहे हैं, वो पहाड़ किसके है? आपके है क्या? आप आपने कैसे खरीद लिए वो पहाड़? आप लोगों ने जमीन जमीन पे आप लोग एक हिस्सा बता रहे हो, आप आपका अधिकार बता रहे हो। जमीन किसकी है? जमीन किसी की नहीं है। तो जी ये ये सोच जो है, ये उनको भी, हम लोगों ने ये भी प्रेशराइज करनी चाहिए कि हाँ, हम लोग 1 गुंठा 2 गुंठे के लिए हम लोग झगड़ रहे हैं, ये हमारा जमीन का अधिकार है, क्योंकि आप लोगों ने उस पे अधिकार बताया है। आप अगर बोलेंगे कि जमीन हमारे भी अधिकार की नहीं, तो हम लोग क्यों बताएंगे जमीन पे अधिकार? जमीन तो वो नेचर का पार्ट है, हम लोगों का नहीं है। हमको जितना बोना है बोएंगे, और जितना आता है उतना खाएंगे। लेकिन ये 7/12 बनाने वाली जो चीजें है ना, 7/12 बनाने के लिए हम लोगों ने कागज निर्माण किया, तो उस पे हम लोग लिख रहे हैं कि इस जमीन का टुकड़ा मेरा है, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, किसी का नहीं है। जी ये बिल्कुल। ये जो सोच है, इस तरीके का कुछ डायलॉग अंबानी और ये जो सब कैपिटलिस्ट लोग हैं उनसे करना। अभी 5G स्पेक्ट्रम आ रहा है। आप लोगों ने 5G स्पेक्ट्रम आया, जियो को दिया गया, बीएसएनएल को पूरा, मतलब बीएसएनएल को ध्वस्त करके जियो को दिया गया जी 5G। तो ये जो सब लाइंस है, ये आपने बनाया है, ये ठीक है, सही है, आपने बनाया, मतलब पूरे मानवीय समाज ने बनाया है, टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है। लेकिन आप हवा पे भी अधिकार अभी बता रहे हो। आप लोगों ने बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़ दिए ऊपर, जी और उससे उससे आप लोग, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो हवा से हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी है, तो इसका संशोधन आपने किया, या ये सब ठीक है, लेकिन ये किसी एक एक इंसान का क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइट नहीं है ना? या फिर एक जी इंसान का वो क्या, प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या बोलते हैं उसको, उसका एक ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, या फिर ऐसे नहीं है जी ना? तो ये जो कैपिटलिस्ट के दिमाग में है कि हमारे पास साधन है, हम लोग एक संशोधन करेंगे, उसका मालिकी बताएंगे और फिर उसके आधार पर शोषण करेंगे। तो ये उसकी जड़ को ही आग लगानी चाहिए। ये जो विचारधारा है, उसकी जड़ जड़ ये है कि ये किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरीके का डायलॉग जो है, ये हम लोग उनसे कर ही नहीं रहे हैं। अंग्रेजों से कर रहे थे ना हम लोग डायलॉग। अंग्रेजों से सवाल करने वाले नाटक, जनगीत हम लोग बोल रहे थे। तो अभी क्या हो रहा है, कैपिटलिस्ट के विरोध में जो भी कर रहे हैं हम लोग, तो वो जनता को बता रहे हैं कैपिटलिज्म कैसे गलत है, जो कि उन्होंने नहीं लाया है। हम्म कैपिटलिज्म जिन्होंने लाया है,
उनसे बातचीत ही नहीं हो रही है हमारी, या फिर उनसे कुछ डायलॉग ही नहीं है, ये मेरा मुद्दा है। तो जी वो होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल। और जिसकी आप पूरी बात कर रहे थे कि वो किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, हम लोग भी पटना एकता की तरफ से एक नाटक किया करते थे, अभी भी करते हैं, मुझे कहाँ ले आओ कोलंबस। वो पूरा नाटक भी इसी पर आधारित है कि जी जो प्रकृति है, पर्यावरण है, वो किसी की बपौती नहीं है, वो सभी का है। जो अभी हम लोग लगातार जनगीत की बात कर रहे थे, और आप भी एक अभी गीत लिख रही हैं मराठी में जो एक अलग तरह का संवाद करना चाहे, तो जी इस मोड़ पर एक हम लोग आपसे दरख्वास्त करेंगे जनता की तरफ से कि एक आपका बहुत मशहूर गीत है जो छात्रों में, युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, भगत सिंह तो जिंदा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हम लोगों को ये गीत सुनाएं, भगत सिंह तो जिंदा है। जरूर। मैम, और गाने के पहले अगर आप हमारे दर्शकों को इस गाने के बारे में थोड़ा कंटेक्स्ट दे सकें कि ये गाना क्यों लिखा गया था और आज के समय में ये गाना क्यों गाया जा रहा है। हाँ, ये बहुत रिलेवेंट है। भगत सिंह का दौर हम लोग ऐसे देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले भगत सिंह का दौर था, जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, और अब तो मिल गई है, अभी तो संवैधानिक राज्य है, फिर भी क्यों भगत सिंह जी की याद आ रही है, फिर भी भगत सिंह जिंदा है, ऐसे क्यों लग रहा है आपको। तो ये बहुत एक शायर है जिनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है कि गोरे हकीम गयो रे भैया, आ गए हकीम काले, बदल गई चाबियां लेकिन बदले नहीं है ताले। तो और भगत सिंह भी खुद कहे गए थे कि आजादी मिल जाएगी, कुछ साल अफरा तफरी में बीतेंगे, और उसके बाद जनता को मेरी याद आएगी। तो ये जो भगत सिंह का खुद का ही एक जो नरेशन है, तो उसी से प्रेरित होकर मैंने ये गाना लिखा है कि भगत सिंह ने खुद बोला है कि जनता को मेरी याद आएगी। तो अभी हाँ आ रही है, आज हम लोग देख रहे हैं कि आजादी के बाद भी यहाँ के कुछ ही सामंती तबके हैं जो सत्ता में जाकर बैठे हैं, कुछ ही कैपिटलिस्ट लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, और उन्हीं उन्हीं का सरकार है। और एक सामान्य आदमी का, या फिर एक जनता का शासन, जनता की सरकार, ये जो एक बात हमारे जहन में है, या फिर ये जो हमारा एक ख्याल है, सपना है, ये सपना आज तक पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एक समाजवादी राज्य बनना चाहिए, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे, जो जी जिनको जो चाहते हैं कि संविधान के माध्यम से ही एक समाजवादी राज्य बने। तो ये जो सपना है, ये सपना अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, और इसलिए भगत सिंह की याद आ रही है, इसलिए फिर से भगत सिंह याद आ रहे हैं। तो इस तरीके का वो एक भगत सिंह से डायलॉग करने वाला गाना है। जी तो दर्शकों, लीजिए आपके लिए पेश है भगत सिंह से हो रही बातचीत, शीतल मैम की ज़बानी पेश है रूबरू आपके। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। तूने तो तब ही बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में।
अंधेरों का ये तख्त हमें ताकत से अब ठुकराना है। हर सांस जहां लेगी उड़ान उस नई सुबह को लाना है। शहीदों की राह पर चल पड़ने की, शहीदों की राह पर चल पड़ने की क्रांतिकारी उम्मीदों में है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम लोग आशा करते हैं दर्शकों को ये गाना बहुत पसंद आया होगा। और इस दौरान आमिर के पास एक सवाल था मैम, दर्शकों की तरफ से, हमारे तरफ से। आमिर। बिल्कुल, इस गाने में जब आप ये जो पूरा गाना है जो हम लोग पढ़ते भी हैं कई बार और गाते भी हैं, तो इस गाने में है कि तूने तो तभी बोला था ये आजादी नहीं धोखा है। और इस पूरे प्रकरण को लेते हुए आप फिर अंत में ये आता है कि अंधेरों का ये तख्त हमें ताकत से ठुकराना है। ये जो बात हो रही है ताकत की, तो कई लोग इसको कई बार फिजिकल ताकत समझ लेते हैं जो गीत में बात हो रही है। तो ये जो ताकत की बात हो रही है, क्या आप युवाओं को ये बता पाएंगे कि वो किस तरह से किस ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो तख्त पलटने की बात हो रही है वो कैसे पलटा जा सकता है? देखिए, ताकत ये शब्द जो है ये फिजिकल ताकत से जुड़ा हुआ है, ये तो सच बात है। लेकिन हम लोग एक आइडियोलॉजी का झगड़ा खड़ा कर रहे हैं, और आइडियोलॉजी का झगड़ा जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। पहली बार मतलब पहली बार उसका प्राथमिकता ये रहेगी कि आपको आप किस विचारधारा के हैं और आपको क्या नहीं चाहिए। तो ये तो पहले वैचारिक तौर पर या फिर वैचारिक स्तर पर ही इसका डिस्कशन होता है। तो ये जो एक वैचारिक ताकत है कि हम जनता का शासन लाना चाहते हैं, या फिर जनता को जिसमें बहुत ज्यादा सुविधाएं होगी या फिर जनता का शोषण नहीं होगा, उस तरीके का एक शासन चाहिए, या फिर उस तरीके की एक व्यवस्था चाहिए। शासन उसको नहीं बोलेंगे हम लोग, एक व्यवस्था चाहिए। और दूसरा है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान को यहाँ पे खुली सांस लेने का अधिकार है। उसमें भी स्त्रियां हो या पुरुष हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, किसी भी जेंडर के हो, लेकिन उन सभी को अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है और वो स्वतंत्रता से जीना चाहिए। तो ये सभी विचार जो है ये ताकत से जुड़े हुए विचार है। और जब तक, जैसे ग्रामशी कहता है कि अंदर का दिया जब तक नहीं जलता, अंदर की स्वतंत्रता, खुद की स्वतंत्रता, एक आत्मिक स्वतंत्रता का आविष्कार नहीं होता, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे ना। किसी गुलाम के हाथ में अगर आप कुछ थमा देते हैं, शस्त्र या फिर कुछ भी, तो वो कैसे लड़ पाएगा? वो किसके तरफ से लड़ेगा? वो किसके लिए लड़ेगा? उसको क्लियर ही नहीं है आइडियोलॉजिकली कि वो किस लिए उसने ये किया है। तो वो सिर्फ एक लड़ाई हो सकती है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो आइडियोलॉजिकल वॉर है, और आइडियोलॉजिकल वॉर एक अहम वॉर है, ऐसे मैं मानती हूँ। और वो ये जो सब ताकत वाली चीज है, ये संगठित होना या फिर एक साथ आना, ये जो ताकत है ये भी एक बड़ी ताकत है। मतलब जनता की ताकत जो है एक साथ आने की, ये किसी भी शस्त्र के परे या फिर लड़ाई के परे जाकर ये एक ताकत है जो मतलब जनता का एक इकट्ठा हुआ आवाज जो है, ये बहुत एक बड़ी ताकत मानना चाहिए हम लोगों ने। जी मैम, और जब ताकत की बात की आपने, और आपने भी एक पक्ष विपक्ष की बात की, और ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें भी करनी चाहिए। जन का एक आम इंसान जिसके हाथ में आपने बोला अगर हथियार दे दिया जाए तो वो किसके लिए लड़ेगा? क्या है उसका पक्ष और क्या है उसका विपक्ष? और इस दौरान मैम एक छोटी सी जनता ऐसी भी है जो बोलती है क्या मुझे ज़रूरी है एक पक्ष और विपक्ष चुनना? उस जनता के लिए ये समझाना कि उनका किसी पक्ष विपक्ष को लेना
उतना ज़रूरी नहीं है जहाँ तक उनका एक विचारधारा को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो मैम उसके लिए ये जो एक डिस्कोर्स चल रहा है जहाँ पे हमेशा बोला जाता है अगर आप किसी चीज़ के साथ नहीं हैं तो उसके खिलाफ हैं, तो आप तो उसके खिलाफ हैं। जी तो मैम ऐसे सिचुएशंस में हम लोग कैसे बात करें गाने के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू, आर्टिस्ट्स के थ्रू, जब बात एक तरफ की हो पर हमें पक्ष नहीं लेना है, पर हम लोग बस जन की बात कर रहे हैं, तो उस बात की फाइन लाइन को कैसे वॉक किया जाए मैम? उस गाने को कैसे लिखा जाए, उस नाटक को कैसे परफॉर्म किया जाए, उस पोएम को कैसे लिखा जाए जिसमें हम लोग जन की बात कहें पर पक्ष ना लें? ऐसे तो नहीं हो सकता कबीर कि नहीं हम होगा कि जी। हम अपनी बात कर रहे हैं तो वो अपनी ही बात है, तो इससे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग बिल्कुल। मजदूर की बात कर रहे हैं तो कैपिटलिस्ट लोगों को प्रॉब्लम होगी, अगर हम लोग कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो मजदूर को प्रॉब्लम होगी। अगर हम किसी उच्च जाति की बात कर रहे हैं तो जो भी निचली जातियां हैं उनको उनका एक हनन उसमें होता ही है। और जी। लेकिन इसमें एक बात है, इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसमें एक बात है, खुद का लोकेशन लोकेट करना और उस लोकेशन के आधार पर खड़ा होकर बात करना, तो हर बार ये किसी के खिलाफ ही होगा ऐसे नहीं हो सकता। मतलब अगर महिलाएं हैं और महिलाएं खुद की बात कर रही है कि मेरा एक खुद का आत्मसम्मान है, मेरा एक सेल्फ मोटिवेशन है और मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये मेरी बात जी। तो इसका मतलब ये हमेशा ही नहीं रहता कि ये पुरुष के खिलाफ की बात है। हाँ, अगर इसमें कुछ शोषण व्यवस्था की बात है कि मेरा ये शोषण हो रहा है और ये मेरा शोषण मैं नहीं करूंगा या करूंगी, तो हाँ, तो फिर शोषक कौन है या फिर कौन गुलामी कर रहा है, तो ये जो हु जो क्वेश्चन है तो ये आएगा ही, ये किसी भी तरीके से आएगा। लेकिन ये डिसाइड करना बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि हर टाइम पे हम लोग मतलब तटस्थ रह सकते हैं या फिर थोड़ा सा अलग रह के बात कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी इज पॉलिटिकल एक्टिविटी। वो जानबूझ के पॉलिटिक्स करे या ना करे, वो किसी एक के पक्ष में हमेशा रहेगी ही। आमने सामने वो पक्ष आए या ना आए, वो पक्ष आमने सामने आकर एक दूसरे के खिलाफ बोले या ना बोले सामने आकर, लेकिन वो अपने आप में किसी के तो पक्ष की होती ही है। इस तरीके का मतलब यही एक वास्तव है, ऐसे देखना चाहिए। अब हम लोग आपसे जो जिस तरफ हम लोग बातचीत को ले जाना चाहते हैं, जो लोक शायर की परंपरा है उस तरफ हम लोग ले जाना चाहते हैं, जिसपे मेरी और कबीर जी की लगातार बातचीत भी हो रही थी। अन्ना भाऊ साठे की जन्मशती हो रही है और उसको लेकर जो लोक शायर की एक परंपरा पूरे महाराष्ट्र में चली और उसी विरासत को लेकर हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं कि वो जो एक लेगेसी पूरी जो चली अमर सेठ और अन्ना भाऊ साठे सभी लोगों की, वो लेगेसी अब आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? अन्ना भाऊ और अमर शेख कवानकर, इनका जो कला पथक था, ये लाल बावटा कला पथक जो पार्टी का कला पथक था, तो एक समय उन्होंने काम किया है, मतलब कुछ 10 साल 15 साल जो है 10-12 साल एक पार्टी के साथ पे जुड़कर उन लोगों ने काम किया है। फिर ऐसे दिखता है कि 1900 मतलब 1949 के बाद में इप्टा में भी कुछ उथल पुथल हुई है। इप्टा में भी कुछ तबके हुए कि जिसमें मतभेद हुए और वैसे लाल बावटा कला पथक में भी हुए थे। लेकिन
अण्णा भाऊ जिस लोक परंपरा से आए हैं, अण्णा भाऊ अमर शेख जिस लोक परंपरा से आए हैं, उन्होंने वही फॉर्म इस्तेमाल किया है जनगीत का, या फिर मतलब अभी महाराष्ट्र का जनगीत क्या है, तमाशा, तमाशा एक फॉर्म था महाराष्ट्र का। एक तमाशा, एक पूरा नाटक, तमाशा मतलब उसमें सॉन्ग भी है, ड्रामा भी है, डांस भी है, म्यूजिक भी है, एक्टिंग है, सभी कलाओं का एक समूचा प्रदर्शन है तमाशा। और कहानी तो वो किसकी एक मैम? तमाशा का ग्रामीण कहानी भी है उसमें। नहीं, वो खुद ही लिखते हैं, अच्छा, जनता का फॉर्म और है कहानी जन वो की ही? खड़े हुए। हाँ, मतलब गांव का कोई पाटिल होगा, उसकी कहानी है, अच्छा। या फिर भगवान की है, ऐसे है, भगवान की है, भगवान की सब फैमिली की कहानी है, इस तरीके का है। जी। तो उसका उसका ही फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अण्णा भाऊ साठे तमाशा का। जी। लेकिन उसमें कंटेंट में अण्णा भाऊ साठे बहुत बड़ा रिवोल्यूशन करते हैं कि जब जब एक वर्ग लिखा जाता है महाराष्ट्र में, वर्ग मतलब तमाशा का इंट्रोडक्शनरी पार्ट है वो जी। वर्ग। तो वो जब अण्णा भाऊ खुद के लिए लिखते हैं, पार्टी के लिए लिखते हैं, कामगारों के लिए लिखते हैं, तो उनका जो वर्ग है उसका नमन जो है, उसका वंदन जो है, वो भगवान को नहीं जाता, तो मजदूर वर्ग के हाथ को जाता है। तो ओह। वो जो वंदन है तो मजदूर वर्ग के हाथ को करते हैं। और उनका एक बहुत ही प्रचलित एक स्लोगन है अण्णा भाऊ का कि ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर नहीं, तो श्रमिकों के हाथों पर खड़ी हुई है। खड़ी हुई है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा स्लोगन अण्णा भाऊ साठे का, जो दलित साहित्य सम्मेलन के पहले अध्यक्षीय भाषण में अण्णा भाऊ साठे देते हैं। उसमें वो दलित कहते हैं, लेकिन उनकी दलित व्याख्या, दलित नाम का दलित ये जो संज्ञा है उन्होंने इस्तेमाल की हुई, जी। उसका उसका अर्थ सिर्फ कास्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा। कास्ट और क्लास दोनों से पीड़ित जो लोग हैं उनको वो दलित ऐसी संज्ञा इस्तेमाल करते हैं अण्णा भाऊ साठे। जी। तो ये जो शाहिरी का फॉर्म है जो महाराष्ट्र में चला आया है, जो शिवाजी महाराज के एरा से शिवाजी महाराज के एरा से चलता हुआ आया है, तो ये फॉर्म अण्णा भाऊ साठे इस्तेमाल करते हैं। और फिर जनता का जो तमाशा का फॉर्म है वो भी अण्णा भाऊ साठे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने में अण्णा भाऊ साठे का बहुत एक अहम काम है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। एक और भी एक संदर्भ है जी। कि संयुक्त महाराष्ट्र के मूवमेंट के तहत यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे तब के, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री, मोरारजी देसाई, जी। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि तमाशा के ऊपर अभी बैन आएगा, मतलब तमाशा बैन किया गया था महाराष्ट्र में। और फिर प्रॉब्लम हो गई कि अण्णा भाऊ साठे वगैरह वो लोगों का फॉर्म तो तमाशा ही था, तो फिर वो बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी वर्कर्स लोगों की, या फिर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे। उसके पहले ये लोग कार्यक्रम करते थे, प्रोग्राम करते थे, तो अभी क्या करेंगे, ऐसे एक सवाल आया। तो एक प्रोग्राम में ऐसे ही पुलिस आ गई और बोली कि तमाशा के ऊपर बंदी है, बैन है, तो आप लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे हजारों मजदूर वहां पे थे और अण्णा भाऊ साठे का कला पथक पूरा वहां पे प्रिपेयर था प्रोग्राम करने के लिए। तो अभी क्या करेंगे? तो अण्णा भाऊ साठे उन्होंने, अण्णा भाऊ ने बहुत ड्रास्टिक एक वहां पे मतलब ये किया, बोला कि आज तमाशा तो नहीं होगा लेकिन प्रोग्राम भी होगा। तो पुलिस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये कैसे होगा, अगर तमाशा के ऊपर बैन है तो ये लोग प्रोग्राम क्या करेंगे, ये लोग तो तमाशा ही करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज से तमाशा नहीं, लोक नाट्य होगा। तो महाराष्ट्र में अण्णा भाऊ साठे ने तमाशा का जो रूपांतर है वो लोक नाट्य में किया। लोक नाट्य एक नया शब्द तमाशा को अण्णा भाऊ साठे देते हैं, और लोक नाट्य ये संघर्ष से जुड़ा हुआ जो भी एक फॉर्म है मूवमेंट का, उसका निर्माण अण्णा भाऊ साठे करते हैं लोक नाट्य कह के। ये एक अण्णा भाऊ की परंपरा है। हम लोग ऐसे देखते हैं कि स्वतंत्रता के काल के बाद में 70 के दशक में
अन्नाभाऊ साठे गुजर जाते हैं, तब तक ये लोग सभी लोग जनता के लिए ही बात करते करते, जनता के लिए ही कथा लिख रहे हैं, कादम्बरी लिख रहे हैं, जी। प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। इसके पैरेलली अम्बेडकरी जलसे भी हो रहे हैं। इसके पैरेलली अम्बेडकरी, या फिर मैंने तो बोला आपको कि कम्युनिस्ट पार्टी का कला पथक के पहले ही अम्बेडकरी जलसे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। जी। और महाराष्ट्र की जो परंपरा है, अम्बेडकरी जलसों के पहले सत्यशोधक समाज के जलसे, जो सत्यशोधकीय जलसे नाम से उन्हें जाना जाता था, वो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनके विचारधारा के आधार पर सत्यशोधकीय जलसे काम कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोगों को बताना चाहिए यहाँ पे। ये महाराष्ट्र का हिस्ट्री है। सत्यशोधकीय जलसे, अम्बेडकरी जलसे, उसके बाद में स्वतंत्रता के काल में बहुत सारे जलसे पैदा हुए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणेश मेले भी स्थापित हुए थे, जो गणपति भगवान को वो उसका वो एक ट्रेडिशनल डेज होते हैं गणपति की प्रस्थापना के लिए। तो उस गणेश मेले से, जैसे अन्नाभाऊ साठे कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार कर रहे थे, तो वो गणेश मेले राइटिस्ट विंग के प्रचार करने के लिए भी उस टाइप के भी कला पथक थे महाराष्ट्र में जी। तो मतलब खुद का प्रचार करने के लिए। तो ये भी एक हिस्ट्री है। स्वतंत्रता के काल के बाद में हम लोग ऐसे देखते हैं कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में सीपीआई का सीपीएम हो गया, फिर वो अलग अलग विस्तार होते चले गए। तो उसके बाद में महाराष्ट्र में एक विद्रोही शाहिरी की परंपरा दिखती है, और अलग अलग प्रोग्रेसिव पार्टीज के लोग अपने अपने कला पथक चलाते हैं। और उसमें अगर एक कुछ अंडरलाइन करने वाले जो नाम है उनको लिया जाए, तो हम लोग शाहिर विलास घोगरे का नाम लेते हैं कि उन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया है शाहिरी परंपरा में। और उसके बाद शाहिर संभाजी भगत है, जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो उनका एक अंडरलाइन नाम करना चाहिए। और फिर अभी फिलहाल में बहुत सारे जलसे हैं महाराष्ट्र में जो प्रोग्रेसिव विचारधारा लेकर काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, आकलन हम लोग शाहिरी का इस तरीके से कर सकते हैं कि मतलब ये जर्नी कैसी है शाहिरी। और आज भी हम लोग जब काम कर रहे हैं शाहिरी के क्षेत्र में, तो हम अपना एक क्या बोलते हैं प्रेरणा स्थान मानते हैं अन्नाभाऊ साठे, अमर शेख, शाहिर वामन दादा कर्डक, जो बहुत बड़े अम्बेडकराइट शायर थे, जिन्होंने जाति के विषय पे बहुत सारे गीत लिखे हैं। उसके बहुत सारे उपमुद्दों को लेकर गीत लिखने वाले, बहुत सारे गीत लिखने वाले शाहिर वामन दादा कर्डक है, शाहिर भीमराव कर्डक है। फिर समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए शाहिर लीलाधर हेगड़े है। कम्युनिस्ट परंपरा से ही शाहिर आत्माराम पाटिल, कुछ महिला शाहिर भी अनुसयाबाई शिंदे, या फिर उन्हीं का नाम मुझे अभी याद है, लेकिन ऐसे बहुत सारे शाहिर हो चुके हैं जो महाराष्ट्र में जिन्होंने काम किया है, अलग अलग विचारधारा के जनसंगठन के शाहिर इस तरीके से हो चुके हैं। तो ये एक जर्नी शाहिरी का जर्नी है जो यहाँ तक आता है। जी। और मैम दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, एक सवाल भी आ रहा था कि जो भी रंगकर्मी, लोककर्मी लोग शायरी में शिरकत करते हैं, उन्हें शाहिर भी बोला जाता है, जो मैम लगातार सबके नाम के आगे शाहिर जोड़ रही थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैम आपने बताया था कि 2 गाने हैं, एक अन्ना भाव के लिए लिखे हुए और एक गाना जो अन्नाभाऊ साठे का खुद लिखा हुआ गाना है। और मैम अगर आप चाहें तो उनमें से कोई भी एक गाना अगर हमारे दर्शकों के लिए आप रूबरू कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, पहले मैं अन्नाभाऊ साठे जी ने जो लिखा है उनका एक गाना मैं आपको, मराठी है लेकिन उसका वो जो गीत है उसमें अन्नाभाऊ साठे लिखते हैं कि
ये जो दुनिया है ये बदलनी चाहिए, और ये दुनिया बदलने की जो बात है वो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर सिखा के गए हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके बाद में अन्ना भाऊ साठे जी ने ये गीत लिखा है उनके स्मृति के लिए, और वो लिखते हैं कि मुझे बाबा साहब बताते हैं कि दुनिया कैसी बदलनी चाहिए। फिर मराठी में उसका थोड़ा सा ऐसा अर्थ है कि ये जो गुलामी है, ये गुलामी सिर्फ क्लास की गुलामी नहीं है, कास्ट की भी गुलामी है। धनवंतांनी अखंड पिळले, धर्मांधांनी तसेच छळले। मतलब बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं वो तो हमारा शोषण कर ही रहे हैं, लेकिन जो धर्मांध है आज के, धर्मांधता के आधार पर जो शोषण कर रहे हैं वो भी हमारा एक बेसिक शोषण है। ये अन्ना भाऊ साठे 1960 में, मतलब 1960 में बता रहे हैं हम लोगों को। वो आज हम लोग देख रहे हैं कि धर्मांधता का क्या फैलाव है, और धर्मांधता एक स्पेशल या फिर एक विशेष शोषण व्यवस्था का रूप कैसे ले रही है, ये आज के दौर पर हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो एक फैसिज्म कैसे हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो इसका जड़ अन्ना भाऊ साठे 1960 में बता रहे हैं आप सबको। और तो ऐसे एक मराठी का एक जो गीत है वो मैं आपको आपके लिए गाऊंगी, और दूसरा मैंने खुद जो अन्ना भाऊ के ऊपर लिखा है वो एक गीत मैं गाऊंगी जी। हाँ, तो दर्शकों लीजिए, आपके लिए पेश है 2 मराठी गाने शीतल मैम की तरफ से आपके लिए रूबरू। तो अन्ना भाऊ ऐसा कहते हैं, जग बदल जग बदल जग बदल घालूनी सांगून गेले मला भीमराव। जग बदल घालूनी सांगून गेले मला भीमराव। गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काय रावत। अंग झाडूनी निघ बाहेरी घेबिनीवरती धाव। घेबिनीवरती धाव सांगून गेला भीमराव। सांगून गेले मला भीमराव। ये अन्ना भाऊ साठे का गीत है, लेकिन मैंने अन्ना भाऊ के ऊपर एक गीत लिखा है, वो मैं पेश करूंगी थोड़ा सा। काव्याची सुमने वाहू, काव्याची सुमने वाहू, स्वर विद्रोहाचा गाऊ। काव्याची सुमने वाहू, स्वर विद्रोहाचा गाऊ। की प्राण ज्योत लावू, वंदितो 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 लोकशाहीरा अण्णा भाऊ। वंदितो लोकशाहीरा अण्णा भाऊ। लेखणीची मशाल झाली डफवाजे कडकडा। साहित्याचे इमले सारे ढासळले धडधडा। जीवन पुष्पाला वाहू, प्रतिभेची सलामी देऊ। जीवन पुष्पाला वाहू, प्रतिभेची सलामी देऊ। की क्रांती गीत गाऊ, वंदितो 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 लोकशाहीरा अण्णा भाऊ। वंदितो लोकशाहीरा अण्णा भाऊ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम दोनों गानों के लिए। और जैसा आपने कहा था, इस गाने में अन्ना भाऊ साठे 1960 में हमें आज के समय के बारे में, आज के लोगों के बारे में, आज के डिसीजंस के बारे में आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं।
और उसके बाद फिर आप उनसे भी बातें करती हैं अपने दूसरे गाने में। और इसको ध्यान में रखते हुए मैम हम लोग आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि मैम वो तो बात 1960 की थी कि अभी नया काम क्या चल रहा है मैम, अभी किस संगठन पे काम चल रहा है, क्या नए मूवमेंट्स हैं जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में एक ख़ास क्यूरोसिटी थी हमारी कि अभी नया लोक जनगीत मूवमेंट या नए किस तरह के ग्रुप्स मिलकर काम कर रहे हैं। एक तो मैं खुद नवयान महाजलसा नाम का हमारा संगठन है जी, कला संगठन, उसके माध्यम से मैं काम कर रही हूँ। नवयान और महाजलसा। नवयान महाजलसा, और जो ये जो जलसा है, ये जलसा जिस विचारधारा के आधार पर खड़ा हुआ है, तो हम लोग हमारी जो वैचारिक परंपरा है वो मतलब दुनिया के सभी जो आइडियोलॉजिस्ट है जो जनता के लिए लड़े हैं, जी, उनका हम लोग वारसा या फिर उनका हम लोग एक परंपरा मानते हैं। तो ये जो नवयान महाजलसा है, ये स्पेसिफिकली किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भी विचारधारा के पार्टी से, लेकिन इसका खुद का एक वैचारिक भूमिका है नवयान महाजलसा की, जिसका एक किताब हम लोगों ने निकाला है, जात्यंतक सांस्कृतिक क्रांति से आत्मभान, मतलब इनलाइटमेंट अबाउट द कास्ट एंडिंग रिवोल्यूशन, कास्ट एंडिंग कल्चरल रिवोल्यूशन, ऐसे उसका एक किताब है। और हम लोग ऐसे मानते हैं नवयान महाजलसा कि हमारा जो भारतीय समाज है वो जिन शोषण व्यवस्थाओं से गुजर रहा है, तो उसमें कास्ट और जाति की जो शोषण व्यवस्था है, ये एक बेसिक शोषण व्यवस्था है, और जब तक लोग जाति के शोषण व्यवस्था से बाहर नहीं आ पाएंगे, वो लोग किसी एक क्लास में भी ठीक से संगठित नहीं हो पाएंगे। तो जब तक वो खुद की जाति का अंत नहीं करते, तब तक एक क्लास स्ट्रगल भी इस देश में नहीं खड़ा हो पाएगा ठीक तरीके से, ऐसे हम लोग मानते हैं। और इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम लोग, इन्हीं सभी विषयों को सेंटर रखकर नवयान महाजलसा क्रिएशन करता है। नवयान महाजलसा के बहुत सारे सॉन्ग्स हम लोगों ने अभी रिकॉर्ड किए हैं, और ये जो नई दुनिया की नई भाषा है, जो यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इन सभी माध्यमों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग ऐसे मानते हैं कि कोई भी माध्यम जो है वो माध्यम प्रतिगामी नहीं रहता, उसका कंटेंट प्रतिगामी रह सकता है, लेकिन माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम लोग ये सभी माध्यम को इस्तेमाल करते हैं। हमारा खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है नवयान महाजलसा नाम से, तो उस पे हम लोग सब हमारे गाने प्रस्तुत करते रहते हैं। और नवयान की पंचसूत्री है, तो ये जो नवयान की पंचसूत्री है उसमें जन दिशा, जन संघर्ष, जन कला, जनरंजन और जन संघर्ष, इस तरीके का एक पंचसूत्री का उसमें दिशाएं है कि जनता से जुड़ा हुआ ये कला पथक है। तो जनता के संघर्ष में भी रहेगा, जनता के मनोरंजन के लिए भी रहेगा, जनता को आगे जाने के लिए, जनता की आर्ट, जनता का कला प्रदर्शन करने के लिए भी ये संगठन है। और इस पंचसूत्री के आधार पर नवयान महाजलसा अभी हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। और हमारी एक मतलब एक हमारे संगठन की भूमिका है कि एक महाराष्ट्र में ही नहीं, देश भर में एक कल्चरल मूवमेंट खड़ा होना बहुत जरूरी है। और एक कल्चरल मूवमेंट का एजेंडा हमारे हर संगठन के पास होना चाहिए, हर पार्टी के पास होना चाहिए। इस आग्रह से हम लोग काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो इसी काम से जुड़ा हुआ जो भी क्रिएशन है वो हम लोग करते रहते हैं। जी दर्शकों, अब हम लोग अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण पर पहुंच रहे हैं। अंत में जो एक खास गुजारिश है, एक काफी मशहूर गीत है आपका इंसान, उसकी प्रस्तुति हम लोग दर्शकों की तरफ से गुजारिश करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले जो हमारे पूरे पॉडकास्ट का जो एक सेक्शन रहता है जिसमें जो हमारे गेस्ट रहते हैं वो रूबरू होते हैं सीधा जनता से, और वो खुले तौर पे अपनी बात सीधा जनता से करते हैं। तो हम लोग उसके लिए आपको कहेंगे कि आप खुले तौर पे से जनता से अगर आप कुछ बात करना चाहें तो
बिल्कुल आप इस मंच से अपनी बात कह सकती हैं। जी, और दर्शकों, शीतल मैम रूबरू हैं आपसे। जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से दोस्ती जिंदाबाद, जय भीम सबको। और आप अगर मुझे जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं, तो मैं एक जन कलाकार हूँ। मैं नवयान महाजलसा से जुड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में रहती हूँ। बहुत 15 साल हो गए अभी जनसंघर्ष जनगीत के माध्यम से इस कल्चरल मूवमेंट में मेरा पार्टिसिपेशन है। मेरा एक ही कहना है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी जन कलाकार हैं, उन लोगों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, उन लोगों को एक दूसरे से मिलना चाहिए। अपनी कलाकृतियां जो है उनका डिस्कशन आपस में होना चाहिए। और कलाकारों का एक यूनिटी, कलाकारों का एक फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है आज के दौर में। और विघटित होते जाना या फिर क्या बोलते हैं उसको, टूटना, टूटते टूटते जाना, ये जाति व्यवस्था का स्वभाव है कि न्यूक्लियर 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 होते जाना, ये जो है वो जाति व्यवस्था का स्वभाव है। लेकिन इकट्ठा होते जाना ये इक्वालिटी का स्वभाव है। तो आर्टिस्ट लोगों ने इक्वालिटी का जो ये स्वभाव है ये ग्रहण करना चाहिए। और हम लोग एक साथ जुड़ेंगे, हम लोग एक साथ बात करेंगे तो सोच पाएंगे कि एक साथ क्या काम कर सकते हैं। तो शुरुआत है कि एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे से जुड़ो, एक दूसरे का काम समझ लो, आपस में हम लोग क्या काम कर रहे हैं। इस तरीके का मैं एक नम्रता पूर्वक आह्वान आपके माध्यम से करना चाहूंगी। जो भी आर्टिस्ट बात करना चाहेंगे या फिर मिलना चाहेंगे, तो हम तो बहुत उत्सुक है सब आर्टिस्ट से बात करने के लिए और कार्यकर्ताओं से भी बात करने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आखिरी गाने से पहले मैं आमिर इप्टा के पूरी परिवार की तरफ से शीतल मैम को धन्यवाद देना चाहेंगे और आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। गाने के पहले बताना चाहूँगा दोस्तों को कि अब आपसे मुलाकात होगी हमारे सीज़न के फाइनल एपिसोड में अगली बार। तब तक के लिए आप ये गाना इंसान सुने। शुभ रात्रि। इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, मुस्लिमों की जान इतनी सस्ती क्यों है। अछूत कह के सदियों से मार दिया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हमारी माता बहनें सीताओं जैसी, हर घर में ये अग्नि परीक्षा कैसी। छुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं। जाति विनाश, जाति विनाश, जाति विनाश को ही हम आजादी कहते हैं। इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं।